आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज तक रेडियो पर यह है शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर, तारीख 5 मई। मैं हूं पूनम कौशल। बीते 24 घंटे में 3900 से ज्यादा नए मामले, 195 की मौत। हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, इसलिए टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ केसेस एंड देयर मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल। शराब की खरीदारी से सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, बढ़ी चिंताएं। भारत में शराब का जो बाजार है वो 2019 के आंकड़ों के मुताबिक 36 लाख करोड़ का है। कोरोना से लड़ाई के लिए $8 अरब देंगे यूरोपीय देश। कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी इसमें मौजूद थे। रोमानिया जैसे गरीब यूरोपियन देश ने $2 लाख का चंदा दिया। कनाडा ने। और कार्यक्रम में आगे आपको सुनाएंगे कार्ल मार्क्स की कहानी और आज का फैक्ट चेक भी, लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्य खबरों के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज बताया कि अब नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होगी। जेईई मेंस की परीक्षा 18 से 23 जुलाई के बीच होगी और जेईई एडवांस की परीक्षा अब अगस्त में होगी। उन्होंने कहा कि सीबीएसई की परीक्षाओं के बारे में 1-2 दिन में ही कोई फैसला लिया जाएगा। भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 46,400 को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,900 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे में 1,020 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कुल 12,727 लोग इलाज के बाद ठीक होकर घर जा चुके हैं। 1,568 लोगों की जान गई है। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक 195 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस से सबसे बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र ने मार्च 2021 तक विकास कार्यों पर होने वाले खर्च पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने विकास योजनाओं के खर्च में 67% कटौती की है। अभी कोई नई भर्तियां नहीं होंगी। यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,500 से अधिक हो गई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने तबलीगी जमात से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वे दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज से निकलकर नोएडा के बेगमपुर गांव में रह रहे थे। कोरोना संकट के दौरान आर्थिक तंगी से जूझ रहे राज्यों को राजस्व बटोरने में शराब की बिक्री मददगार साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश में कल 100 करोड़ से ज्यादा की शराब बिकी। कर्नाटक में सरकार को 45 करोड़ का राजस्व मिला। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना महामारी से निपटने के उपायों और मौजूदा स्थिति पर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कल बात करेंगी। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के बाद से बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं और सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। 3,900 नए मामलों के साथ अब भारत में 46,400 से अधिक मामले हैं। शराब के ठेकों पर भारी भीड़ देखी जा रही है, जिसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी चिंताएं जाहिर की गईं। कोरोना वायरस से लड़ाई में सबसे ज्यादा जोर अधिक से अधिक टेस्ट करने पर है। कर्नाटक ने प्रतिदिन 10,000 टेस्ट करने का लक्ष्य रखा है। लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा और लखनऊ में विशेष दल भेजने का फैसला किया है। कोरोना वायरस को लेकर देश में और क्या हुआ, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमन गुप्ता। सोमवार से शुरू हुए तीसरे फेज के लॉकडाउन में लोगों को रियायत तो मिली, लेकिन इस रियायत का उल्टा असर होते दिख रहा है। दरअसल पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3900 मामले सामने आए हैं और 195 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले देश ने एक दिन में इतने अधिक पॉजिटिव केस और मृतकों की संख्या नहीं देखी है। 46,000 के पार कुल मामलों के साथ सुकून देने वाली बात यह है कि अब तक 12,727 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि महामारी के इस दौर में नॉन कोविड हेल्थ सर्विस भी लोगों को मिलती रहे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। हमें इंश्योर करना है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट नॉन कोविड फैसिलिटीज में जिस जोन में वह जिला पड़ता है उसके अनुसार सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं। इम्यूनाइजेशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, सर्विसेज फॉर क्रिटिकल इल पेशेंट जैसे कि डायलिसिस, कैंसर, डायबिटीज, टीबी और ब्लड डोनेशन जैसी सर्विसेज सुचारू रूप से चलती रहें। यह सीजन वेक्टर बॉर्न डिजीजेज जैसे डेंगू, चिकनगुनिया और अन्य बीमारियों के लिए भी कार्य करने का सीजन है। जरूरत है कि फील्ड फंक्शनरीज इन कार्यों को सुचारू रूप से करते हुए अपनी सर्विसेज रूरल
और अर्बन एरियाज में सुचारू रूप से प्रोवाइड करते रहें। वहीं सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण विदेश में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने की प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी। ये सुविधा पेमेंट बेसिस पर होगी। आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वापस आने के बाद लोगों को किन हेल्थ प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। फ्लाइट लेने से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। केवल एसिम्प्टोमेटिक ट्रैवलर्स को ही यात्रा की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को स्वास्थ्य मंत्रालय और सिविल एविएशन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल्स जैसे हेल्थ प्रोटोकॉल्स आदि का पालन करना होगा। गंतव्य पर पहुंचकर सभी को आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करना होगा। सभी की मेडिकल जांच की जाएगी। जांच के बाद संबंधित राज्य सरकार द्वारा उन्हें या तो अस्पताल में या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 14 दिन के लिए पेमेंट बेसिस पर रखा जाएगा। 14 दिन के बाद दोबारा कोविड टेस्ट किया जाएगा और हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आज जानकारी दी है कि IIT JEE की मुख्य परीक्षा 18, 20, 21, 22 और 23 जुलाई को होंगी। वहीं IIT JEE एडवांस की परीक्षा अगस्त में कराई जाएगी। इसकी तारीख की घोषणा अभी फिलहाल नहीं की गई है। नीट की परीक्षा भी अब 26 जुलाई को होगी। इसके पहले ये 3 मई को निर्धारित थी। उधर डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL ने बड़े पैमाने पर वेंटिलेटर बनाने के लिए IIT कानपुर के साथ एक MOU साइन किया है। जिस वेंटिलेटर के लिए MOU साइन हुआ है उसे नोक्का रोबोटिक्स ने बनाया है। ये IIT कानपुर का इनक्यूबेटेड स्टार्टअप है। वहीं राज्यों में कोरोना के संक्रमण को लेकर समाचार ये है कि महाराष्ट्र में अब मामलों की संख्या 14,500 के पार जा चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा 600 से थोड़ा कम है। गुजरात में 5800 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में लगभग 4900 मामले सामने आए हैं और 64 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में तेजी से फैलते संक्रमण ने 165 लोगों की जान ले ली है। यहाँ करीब 3000 मामले पॉजिटिव आ चुके हैं। अमन गुप्ता, आज तक रेडियो। सोमवार को जब देश में कुछ रियायतों वाला तीसरा लॉकडाउन शुरू हुआ तो देश भर से ऐसी तस्वीरें आईं जिसमें शराब की दुकानों के सामने लंबी कतारें थीं। दिल्ली सरकार ने मंगलवार से राजधानी में शराब पर 70% टैक्स बढ़ा दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी शराब पर 75% टैक्स बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि कोरोना की महामारी की वजह से सरकारों के पास पैसा नहीं है, इसलिए कुछ और सरकारें भी ऐसा कर सकती हैं। भारत में सरकारें राजस्व जुटाने के लिए शराब में एक संभावना देख रही हैं, लेकिन भारतीयों में शराब की खपत कैसी है? मैंने पूछा इस खबर पर नजर रख रहे हमारे सहयोगी कुलदीप मिश्र से। पूनम, भारत में शराब की खपत बहुत ज़्यादा नहीं है। पूरी आबादी के 14.6% लोग शराब पीते हैं और उसमें एक बड़ा जेंडर डिवाइड भी है। कुल पुरुषों में 27% लोग शराब पीते हैं और महिलाओं में ये हिस्सेदारी सिर्फ 1.6% की है। लेकिन फिर भी 14.6% लोग एक बड़ी आबादी हो जाते हैं। हमारी कुल आबादी को अगर आप देखें तो ये हमारी सरकारों की आमदनी में भी दिखता है। आप जानते हैं कि भारत में प्रदेश सरकारें शराब पर एक टैक्स लेती हैं। रेवेन्यू जनरेशन में उसकी एक अच्छी खासी हिस्सेदारी है। कितनी हिस्सेदारी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है 2019-20 की। रिपोर्ट का टाइटल है स्टेट फाइनेंसेस, अ स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2019 एंड 20, जिसके मुताबिक ज़्यादातर प्रदेशों के कुल टैक्स रेवेन्यू में से 10 से 15% की हिस्सेदारी सिर्फ शराब पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी की थी। इसमें सबसे ऊपर सेल्स टैक्स था, यानी जिसे अब GST कहा जाता है वो, और उसके बाद ज़्यादातर प्रदेशों में दूसरे नंबर पर या कुछ प्रदेशों में तीसरे नंबर पर शराब से मिलने वाला राजस्व था। भारत में शराब का जो बाजार है वो 2019 के आंकड़ों के मुताबिक 36 लाख करोड़ का है। ये रकम कितनी बड़ी है? आप इसे ऐसे समझिए कि उत्तर प्रदेश, जो कि क्षेत्रफल और आबादी दोनों के लिहाज से अच्छा खासा बड़ा राज्य है, ये रकम वहाँ की कुल GDP के 2 गुने से भी ज़्यादा है। पूरे देश में जो सरकारों को अल्कोहल से टैक्स की आमदनी होती है वो 2,48,000 करोड़ रुपए की है। तो शराब सरकारों के लिए राजस्व का एक बड़ा स्रोत रहा है और वो शुरू से है और उसमें लगातार इजाफा भी हो रहा है। और जहाँ तक शराब पीने वालों की तादाद की बात है तो वो पूरी दुनिया में बढ़ रही है और भारत में भी वो बढ़त दिखती है साफ। अब किस तरह की शराब लोग ज़्यादा पीते हैं?
सामाजिक न्याय मंत्रालय है भारत सरकार का, उसका एक अल्कोहल एंड ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर है जिसने 2017-18 में एक सर्वे करवाया था कि देश में लोग किस तरह का नशा ज़्यादा करते हैं। तो इसमें मालूम हुआ कि भारत में 30% लोग स्पिरिट्स पीते हैं। ये स्पिरिट्स से मतलब है कि विस्की, रम, वोडका, जिसे हार्ड लिकर कहा जाता है, वो पीते हैं। और इतने ही लोग गाँवों में बनने वाली कच्ची शराब पीते हैं। 30%, बड़ी आबादी है। 12% लोग स्ट्रॉन्ग बियर पीना पसंद करते हैं और 9% लोग लाइट बियर पीते हैं। इंटरनेशनल वाइन एंड स्पिरिट्स रिसर्च एक संस्था है जो शराब से जुड़े हुए पूरी दुनिया के आंकड़ों का अध्ययन करती है। उसके मुताबिक भारतीयों को विस्की ज़्यादा रास आती है। कुलदीप, भारत में शराब के सेवन को लेकर कई तरह के परसेप्शंस भी हैं, तो दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत की स्थिति क्या है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि भारत में शराब के प्रति व्यक्ति खपत को देखें तो हम दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम शराब पीते हैं। जैसा मैं पढ़ रहा था, 2017 के आंकड़े इस वक्त मेरे पास हैं इंटरनेशनल वाइन एंड स्पिरिट्स रिसर्च के। अमेरिका में हर व्यक्ति एक साल में औसतन 9.8 लीटर शराब पीता है। हर व्यक्ति नहीं पीता है, मेरा मतलब है कि कुल आबादी से औसत निकालें तो ये 9.8 लीटर प्रति व्यक्ति है। चीन में ये 7.4 है और भारत में 5.9 है। तो हम ज़ाहिरन बड़े देशों से पीछे हैं। और दूसरी बात, आपने भारत में शराब को लेकर सामाजिक धारणा की बात कही। देखिए, वो बात बिल्कुल अपनी जगह है और यही वजह है कि गुजरात, बिहार, मिज़ोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने शराब पर प्रतिबंध लगा रखा है। भारत में तमाम जगहों पर शराब को अनैतिक समझा जाता है। इसे घरेलू तनाव का एक कारण समझा जाता है। शैक्षिक और सामाजिक स्थितियां भी हमारे यहाँ ऐसी हैं कि कई जगहों पर शराब और संयम का सह अस्तित्व हमारे यहाँ दिखता नहीं है। इसलिए एक नैतिक धरातल से एक पूरा प्रचार शराब के खिलाफ है और वो अक्सर उपहास की हद तक जाता है, बल्कि कई बार शेम करने की हद तक जाता है। देखिए, ये एक ऐसी बात है जिसमें दोनों ही पक्षों की दलीलें हैं और आंकड़े दोनों ही तरफ से हैं। हिंदुस्तान में शराब ने वाकई नुकसान भी बहुत पहुंचाया है। सामाजिक न्याय मंत्रालय की उस रिपोर्ट का जिक्र जो मैं कर रहा था, अल्कोहल एंड ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर की रिपोर्ट, उसके मुताबिक देश में 5,70,00,000 लोगों को शराब की ऐसी लत है जो खतरनाक स्तर तक है। वो लोग निर्भर हैं शराब पर। देश में होने वाले सड़क हादसों में से 40% शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से होते हैं। नेशनल हाईवे पर जो ट्रक हादसे होते हैं, सिर्फ नेशनल हाईवे की बात हो रही है, उनमें 72% मामलों की वजह शराब होती है। तो शराब हम अमेरिका और चीन जैसे देशों के मुकाबले कम पीते हैं, पर हमारी आबादी के 14.6% लोगों का शराब पीना भी कोई कम नहीं है। हमें प्रेम है शराब से, पर यह बात कई सामाजिक अध्ययनों में कही गई है, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में कही गई है कि शराब को बरतने के स्तर पर हमें एज अ कलेक्टिव सोसाइटी, एक समाज के तौर पर अभी बहुत कुछ सीखना है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया कुलदीप। बढ़ते हैं आगे। लॉकडाउन में सिर्फ आवाजाही ही बंद नहीं हुई है, बल्कि बहुत से लोगों की आय भी बंद हो गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित वो प्रवासी मजदूर हैं जो किसी तरह अपनी जमा पूंजी पर गुजारा कर रहे थे, लेकिन अब हर बीतते दिन के साथ उनके सब्र का बांध टूट रहा है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक ये प्रवासी मजदूर हंगामे पर उतारू हैं। मजदूरों के प्रदर्शन की तस्वीरों ने केंद्र सरकार समेत राज्य सरकारों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। साथ ही प्रवासी मजदूरों की घर वापसी में रेल टिकट को लेकर भी मोदी सरकार अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है। सुनिए प्रवासी मजदूरों की मुश्किलों पर नुपुर कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। देश में जारी कोरोना संकट और लॉकडाउन से सबसे ज्यादा परेशान प्रवासी मजदूर हैं। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के कोवूरू में गांव लौटने की मांग को लेकर प्रवासी मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। मजदूरों की मांग थी कि उन्हें अपने गृह राज्य भेजा जाए। हंगामा इतना बड़ा कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक करीब 300 प्रवासी मजदूर सड़क पर इकट्ठे हो गए। पुलिस ने पहले तो इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। तब पुलिस ने भी कार्रवाई की। जहां एक तरफ पुलिस मजबूरी में इन प्रवासी मजदूरों पर कार्रवाई कर रही है, तो विशाखापट्टनम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मजदूरों को पुलिस समझाने में भी जुटी रही। स्थानीय पुलिस अधिकारी ने मजदूरों को आश्वस्त किया कि उनकी जल्द घर वापसी के लिए हर प्रयास किए जा रहे हैं। कल जो हम बात सुने थे, सर का बहुत बढ़िया बात सुने थे। और सर थोड़ा हमारे लिए काम करते आप। हम लोग जितना आदमी है सबका एक कंप्यूटर में सब एड्रेस नोट है वो कंपनी में। अगर वो कंप्यूटर से आप ले तो मात्र 1 घंटे का काम है। हम लोग का नाम लिख के और कंप्यूटर में पूरा एड्रेस है, हम लोग का सब पता है। सर न 2 दिन लगेगा न 3 दिन लगेगा। आप पे टॉयलेट ढंग से हो या ना हो,
वहां पे बिखर के रहना अच्छा है, वो आप लोग तय कर लीजिए आपको क्या करना है। तो इसलिए बता रहा हूं कि बेहतर है कि हम वहां जहां पे थे वहीं पे रह लेंगे। 3 दिन में आपके लिए गाड़ी, रेल या बस, सबसे पहले हम जिला वाइज, प्रदेश वाइज अलग करेंगे। कोवूरू के अलावा नलगोंडा थर्मल प्लांट में काम करने वाले मजदूरों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। प्लांट में ओडिशा के सैकड़ों प्रवासी मजदूर काम करते हैं। लॉकडाउन की वजह से करीब 40 दिनों से यहां काम बंद होने की वजह से ये फंसे हुए हैं। मजदूरों का कहना है कि इनके पास ना तो काम है ना ही खाना, इसलिए सभी अपने गांव लौटना चाहते हैं। मिला प्रवासी मजदूरों ने घर लौटने की मांग को लेकर हाईवे जाम कर दिया, तो पंजाब में भी प्रवासी मजदूरों ने घर वापसी की मांग को लेकर खूब हंगामा किया। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें खाना तक नहीं मिल रहा है। ठीक ऐसे ही केरल में भी प्रवासी मजदूरों ने गृह राज्य भेजे जाने की मांग को लेकर हंगामा कर दिया। सोमवार को ऐसा ही हाल गुजरात के सूरत शहर में देखने को मिला था। वरेली इलाके में प्रवासी मजदूर घर जाने की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए थे। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी मजदूरों ने पथराव किया था, तो पुलिस ने हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे थे। ऐसे ही हालात 29 अप्रैल को IIT हैदराबाद में देखने को भी मिले थे, जब वेतन की मांग को लेकर प्रवासी मजदूरों ने हंगामा करते हुए पुलिस पर पथराव भी किया था। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए तमाम राज्य सरकारों ने आपसी बातचीत और केंद्र के सहयोग से मजदूरों को गृह राज्य बुलाने और भेजने की व्यवस्थाओं पर काम शुरू भी कर दिया है। तमाम मजदूरों को लेकर विशेष ट्रेन एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंची भी है, लेकिन इस मामले में भी केंद्र सरकार एक नई चुनौती से जूझ रही है। दरअसल लॉकडाउन में बाहर फंसे प्रवासी लोगों, जिनमें मजदूरों, कामगारों और छात्रों को उनके गृह राज्य वापस लाया तो जा रहा है, लेकिन ये भी खबरें आई हैं कि फंसे हुए इन लोगों से रेलवे टिकट के पैसे लिए जा रहे हैं। बिहार और झारखंड के मजदूरों ने गृह जिले वापस होने के बाद टिकट के पैसे लिए जाने का आरोप भी लगाया है। कहते हैं कोई भी इंसान समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से फैसले करता है, लेकिन कोरोना काल जैसी महामारी के बीच जब फैसलों पर ही आरोप लगने लगे और जनता के साथ विपक्ष भी सवालों का पिटारा लेकर सरकार के मुहाने पर खड़ी हो जाए, तो सरकार की चिंता और चुनौती बढ़ना लाजमी है। शुक्रिया नुपुर कुलश्रेष्ठ। बढ़ते हैं आगे। भारत 6 हफ्तों से लॉकडाउन में है। इसके बावजूद हर 24 घंटे में संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को 2553 नए मामले सामने आए। हालांकि सोमवार को सबसे ज्यादा 1074 लोगों की रिकवरी भी हुई, लेकिन बढ़ते हुए संक्रमण से स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हमारे सहयोगी कुलदीप मिश्र ने इंडिया टुडे के आंकड़ों पर नजर रखने वाली टीम डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के दीपू राय से बात की और उनसे पूछा कि भारत अभी कहां खड़ा नजर आता है। न्यू केसेस जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर लॉकडाउन नहीं होता तो क्या केसेस की स्थिति होती, इसको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। और आप ये समझ लीजिए कि अगर प्री लॉकडाउन के बारे में जो स्टडी हुई है, वो पॉपुलेशन साइंस की स्टडी है मुंबई की, जो ये बताती है कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तब हमारे यहाँ जो केस के बढ़ने की रफ्तार होती वो क्या होती। कि वो स्टडी कहती है कि अप्रैल के लास्ट तक 63,000 के करीब पेशेंट्स जो हो सकते थे उनको अवॉइड किया है लॉकडाउन ने। अब रही बात कि नए केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, नए केसेस बिल्कुल बढ़ रहे हैं, लेकिन जो फैक्टर मैं बता रहा था कि अभी इंडिया में आर का जो फैक्टर है वो करीब 1.15 के आसपास है, जो लॉकडाउन से पहले 2.5 था। यानी कि एक पेशेंट 2 से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा था। भारत में लॉकडाउन के को लेकर के क्या सिचुएशन है, नो डाउट इकोनॉमिकली लॉस हुआ है, लेकिन उसने स्पीड को रोका है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये जरूर है कि जो लॉकडाउन में ईज किया गया है उससे हो सकता है कि फिर से जो ये आर फैक्टर ऑलरेडी 1 से ज्यादा है उसे जबकि 1 से कम होना चाहिए। तो आज चिंताजनक यही बात है कि ईज आउट करना लॉकडाउन के बाद एक तरह से वो किस लेवल तक, कितनी समझदारी से लोग उसको उस कंडीशन को फॉलो करते हैं कि नहीं हम, क्योंकि आप एक आइडिया लगाइए कि आज सबसे ज्यादा 8% के रेट से केस बढ़े हैं 24 आवर के बीच। दीपू, लेकिन ऐसा क्यों है कि लॉकडाउन ने पूरी दुनिया में संक्रमण की रफ्तार कम कर दी है, लेकिन भारत में नहीं हो पा रहा है ऐसा, जबकि हमारा लॉकडाउन तो काफी अरसे से है? अगर बाकी दुनिया से हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें ये समझना होगा कि जिस तरह से यूएस वगैरह में केसेस अभी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, डबलिंग रेट का जो है फ्लैट कर्व की बात हो अभी बहुत दूर है। केवल चीन या कुछ चुनिंदा देशों के यहाँ फ्लैट कर्व देखा जा रहा है, केसेस
जो है एक तरह से उनके बढ़ने की रफ्तार थमी सी है। लेकिन इंडिया में दूसरा रीज़न है, क्योंकि केसेस बढ़ने का भी डे टू डे में भी 22 मार्च तक 16,000 के आसपास टेस्ट होते थे सैंपल के, अभी वो है 1.91 लाख आज 5 मई तक। तो आप अंदाजा लगाए कि जब टेस्ट होगा तो नंबर ऑफ पेशेंट्स या केसेस ज़्यादा सामने आएंगे। एक रीज़न ये। दूसरा, लॉकडाउन में ईजिंग। और ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन एकदम से लंबा रहा और केसेस जीरो हो जाएंगे। इस बात पे डिबेट जरूर हो सकता है कि लॉकडाउन को अभी खत्म करना चाहिए था या एज आउट देने की कोई गुंजाइश छोड़ी जानी चाहिए थी या नहीं। तो लॉकडाउन तो बढ़ाया गया ऑफिशियली, लेकिन बहुत सारे उसमें इफ एंड बट्स के साथ बढ़ाए गए। तो एक तरह से जो ईजिंग की गई है वो एक डेंजरस सिचुएशन में ले जा सकती है इंडिया को। जी, तो ऐसी स्थिति में भारत आपको किस ओर बढ़ता दिख रहा है? इसी दर से मामले बढ़ते रहे तो इस हफ्ते या इस महीने के आखिर तक भारत में संक्रमणों की संख्या कहाँ तक पहुंच सकती है? देखिए, जहाँ तक प्रोजेक्शन की बात है, मूवमेंट जितना ही होगा वो फैक्टर बढ़ता जाएगा और माना यह जा सकता है कि 50,000 से ऊपर केसेस अगले 1-2 दिन में पार कर जाएंगे। लेकिन मई के अंत तक ये 1 लाख के आंकड़े को पार कर सकते हैं बहुत आसानी से। कंडीशन बस यही है कि लोग कितना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं, क्योंकि अब उस तरह से पहले जैसा बहुत कड़ाई से इम्पोज करने की बात नहीं रही है। तो ये मेजर करना बहुत डिफरेंट है कि किस तरह से लोग इसको फॉलो करेंगे। लेकिन जो मई के अंत तक पीक पर होगा ये कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है इंडिया में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जानकारी दे रहे थे दीपू राय। माएँ अपने बच्चे को गोद में थामने के लिए 9 महीने का इंतजार करती हैं और जब वो पल आता है तो लगता है जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। लेकिन उन माँओं के लिए ये इंतजार और लंबा हो गया है जिन्होंने अपनी संतानों के जन्म के लिए किराए की कोख यानी सैरोगेसी का सहारा लिया है। लॉकडाउन की वजह से सैरोगेसी से पैदा हुए बच्चे अपने जैविक माता पिता से नहीं मिल पा रहे हैं। भारत में सैरोगेसी के केंद्र गुजरात के आणंद में एक सैरोगेसी क्लिनिक में 17 नवजात अपने माता पिता से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मैंने आकांक्षा फर्टिलिटी क्लिनिक की डॉक्टर नैना से बात की। 17 बच्चे अभी है हमारे पास। तो क्या है कि 17 पेरेंट्स ऐसे हैं कि जिनके बच्चे यही हमारे पास है बिकॉज वो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। लाइक बॉम्बे के रेड जोन एरिया में है, पुणे के रेड जोन एरिया में है। जो लोग आ सके वो बेंगलुरु में ग्रीन जोन से हैं, हैदराबाद में से है। सो उनको परमिशन मिला है। जिनको नहीं मिल रहा है ऐसे 17 बच्चे हैं। एक कपल बेंगलोर से आ चुका है पर वो क्वारंटाइन में है, तो उसका क्वारंटाइन मंडे खत्म होगा, तो मंडे उनका बच्चा उनको दे देंगे, क्योंकि यहाँ भी आके उनको क्वारंटाइन करना पड़ता है बिफोर वी हैंड ओवर, बच्चा देने से पहले। जी डॉक्टर नैना, जैसा आप बता रही हैं कि अभी जो पेरेंट आए हैं उनको आपने क्वारंटीन में रखा है, तो क्या व्यवस्था होती है और क्या प्रोसीजर है जब आप बच्चा उनको देती हैं उससे पहले का? क्या होता है कि उन लोगों को भी परमिशन अपने स्टेट से पुलिस कलेक्टर वगैरह से लेके आना पड़ता है, तो वहाँ भी उनका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल में चेकअप हो जाता है। यहाँ आने के बाद वे इन्फॉर्म हम पुलिस में कर देते हैं और CDHO को भी बताते हैं, तो उनका 104 वाले आके बेसिक टेम्परेचर वगैरह ले लेते हैं और फिर एक हाउस में सोसाइटी में रखते हैं उसको, जहाँ पे 14 डेज तक वो बाहर नहीं निकलते। उनको जो कुछ चाहिए हॉस्पिटल हेल्प के उनको सप्लाई हो जाए घर पे, और फिर जब हो जाए 14 डेज तब भी हम उनको क्लिनिक बुलाते हैं और फिर बच्चा हैंड ओवर करते हैं। उस 14 डेज में कुछ नहीं हुआ तो। डॉक्टर नैना, जब आपकी पेरेंट्स से बात होती होगी फोन पर या वो लोग वीडियो कॉल के जरिए अपने बच्चों को देखते होंगे, तो क्या रिएक्शन होता है और कितना मुश्किल होता है उस वक्त उन लोगों को समझा पाना? पहले तो 2-3 कपल तो ऐसे कि जो वाइफ है वो रोने ही लगती है, क्योंकि किसी को 14 साल के बाद 16 साल के बाद हुआ है, तो बात ही नहीं कर सकते कि हमने ऐसा सोचा ही नहीं था कि हम हमारे बच्चे को इतना 4-5 हफ्ता तक हाथ में नहीं लेंगे। फिर उसको सब बताएंगे। उनको छोटी छोटी क्वेरीज रहती है कि गाल पे रेड क्यों फुंसी जैसा है, आज वेट क्यों कम हुआ, सोता है, क्या करता है बच्चा। उनको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उन लोगों को एक्साइटमेंट भी है, खुशी भी है, साथ में डर और एप्रीहेंशन भी है कि मेरे बच्चे का क्या होगा, हम नहीं पहुंच सकते। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम रख रहे हैं, क्योंकि फॉर अस, हमारे लिए भी एक बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को बाहर आके टेक केयर करना।
ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और 17 बच्चों को संभाल रहे हैं आप। क्या क्या परेशानी होती है, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि आपके पास इतनी जगह है कि आप इतने छोटे बच्चों को मतलब अच्छे से रख पाएं? स्टाफ हमारे यहाँ स्टाफ जगह है, स्टाफ का प्रॉब्लम होता था तो स्टाफ को हमने हॉस्पिटल में ही रूम दे दिए हैं ताकि वो बाहर ट्रैवल करके वापस आए और फिर बच्चे के कांटेक्ट में आए, ऐसा नहीं। हमने स्टाफ जो नर्सेज रखी है स्पेशल, उनको हॉस्पिटल में ही रूम रख दिया है और अटेंडेंट को वो घर नहीं जाए, ठीक है। और फिर 15 डेज में चेंज करते हैं तो उन लोगों को वी आर सेफ के बच्चे के पास कोई ऐसा नहीं जाएगा जो इन्फेक्शन लेके जाए। दूसरा, हम हर एक बच्चे का जो जैसे घर पे हम रखते हैं स्टरलाइजर, सैनिटाइजर सब अलग रखा है और राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स रखे हैं, पीडियाट्रिशियन, मॉर्निंग नाइट इवनिंग। और जो मेन नियोनेटोलॉजिस्ट है हर रोज 2 बार राउंड लेता है और 2 to 4 आफ्टरनून में 2 घंटे में सब कपल से बात करते हैं, क्या प्रोग्रेस है, कि बच्चे का फेस टाइम करके दिखाते हैं या किसी का फोटोज भेजते हैं। रात को भी फोन आ जाता है कपल्स का कि बच्चा क्या कर रहा है, उसने क्या किया आज। उन लोगों को जो टेंशन होती है वो इमोशंस बाहर निकालते हैं। शुक्रिया डॉक्टर नैना। आपकी तरह हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये नन्ही जाने जल्द ही अपने माता पिता से मिल पाएं। और अब बढ़ते हैं आगे। कोरोना वायरस से उपजे आर्थिक संकट से देश को उबारने के लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए, इसको लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। बातचीत के दौरान अभिजीत बनर्जी ने अर्थव्यवस्था के लिहाज से कई बातें रखी। इस बातचीत में क्या खास निकला, बता रही हैं नुपुर कुलश्रेष्ठ। कोरोना काल में विश्व एक ऐसे अदृश्य दुश्मन से लड़ाई लड़ रहा है जिसके बारे में किसी को ठीक से पता तक नहीं है। भारत में भी लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ता देख मोदी सरकार ने लॉकडाउन की अवधि दूसरी बार बढ़ा दी, लेकिन इन फैसलों पर सियासत भी खूब हो रही है। सियासी उठापटक के बीच मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जाने माने अर्थशास्त्री और नोबेल प्राइज विजेता अभिजीत बनर्जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर हुई बातचीत चर्चा में है। राहुल गांधी और अभिजीत बनर्जी के बीच हुए संवाद में किन विषयों पर बात हुई है, ये जानना बेहद जरूरी है। अभिजीत बनर्जी ने कहा कि कोरोना संकट की मार झेल रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए देश की आबादी के एक बड़े हिस्से के हाथों में पैसे पहुंचाने होंगे। निचले तबके की 60% आबादी के हाथों में सरकार अगर कुछ पैसे देती है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। ये एक तरह का प्रोत्साहन होगा। हमें प्रोत्साहन पैकेज की आवश्यकता है। अमेरिका, जापान और यूरोप भी यही कर रहे हैं। हमने बड़े प्रोत्साहन पैकेज पर निर्णय नहीं लिया है। हमें एमएसएमई सेक्टर के लिए ज्यादा करने की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि आज कैश की दिक्कत होगी, बैंकों के सामने कई तरह की चुनौती होगी और नौकरी बचाना मुश्किल होगा। इस पर अभिजीत बनर्जी ने ये कहा कि ये बिल्कुल सच होने जा रहा है। देश में आर्थिक पैकेज की दरकार है। अमेरिका और जापान जैसे देशों ने ऐसा किया है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। छोटे उद्योगों की मदद करनी चाहिए। इस तिमाही का ऋण भुगतान खत्म कर देना चाहिए। इस दौरान अभिजीत बनर्जी ने ये भी कहा कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें कम से कम 3 महीने के लिए अस्थायी राशन कार्ड जारी किए जाएं ताकि उन्हें अनाज मिल सके। रघुराम राजन और अमर्त्य सेन के साथ हमने जरूरतमंदों के लिए अस्थायी राशन कार्ड का विचार रखा था। अन्य राशन कार्ड को रोककर अस्थायी राशन कार्ड शुरू किए जाएं, जिसे जरूरतमंदों को दिया जाए। इन परिस्थितियों में केंद्र और राज्य की जिम्मेदारियों पर बोलते हुए अभिजीत बनर्जी ने कहा कि केंद्र को गरीबों के लिए नई योजना लाने की जरूरत है, जबकि राज्यों और जिला अधिकारियों को गरीबों को लेकर सीधा लाभ पहुंचाने की जरूरत है। इसके अलावा लॉकडाउन से एग्जिट प्लान पर अभिजीत बनर्जी ने कहा कि हमें महामारी के बारे में पता होना चाहिए, लॉकडाउन को बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। इस दौरान अर्थशास्त्री बनर्जी ने ये भी कहा कि ये गलत धारणा है कि ऐसे संकट के समय मजबूत व्यक्ति स्थिति से निपट सकता है। ऐसी स्थिति में सही प्लानिंग करनी होगी। ठीक इसी तरह कुछ दिन पहले राहुल गांधी के साथ बातचीत में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी कहा था कि गरीबों की मदद के लिए सरकार को 65,000 करोड़ रुपए की जरूरत है।
आपको ये भी बता दें कि अक्टूबर 2019 में अभिजीत बनर्जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को डामाडोल बताया था। फिलहाल एक बात तो साफ है कि कोरोना काल में कांग्रेस में एक नई शुरुआत भी कर दी है, जिसमें राहुल गांधी अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट से चर्चा करते हुए कोरोना वायरस संकट, वैश्विक स्तर पर भारत का रोल, आर्थिक संकट को लेकर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार के सामने परिस्थिति आगे कुआ पीछे खाई जैसी है। लॉकडाउन खोला तो कोरोना बढ़ेगा, नहीं खोला तो आर्थिक संकट और बेरोजगारी बढ़ेगी। लिहाजा इस चिंता और चुनौती का सामना करने के लिए सरकार का क्या प्लान है, देखना ये होगा। जानकारी दे रही थी नुपुर कुलश्रेष्ठ। यूरोपियन यूनियन ने कोरोना के विरुद्ध एक वैश्विक मंच पर फंड इकट्ठा करने के लिए कल रविवार को एक टेलीकॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें दुनिया के कई बड़े देशों के नेताओं ने भाग लिया और अपने देशों की तरफ से वित्तीय सहायता देने का ऐलान भी किया। लेकिन इस फंड रेजर में अमेरिका ने भाग नहीं लिया। सबने अमेरिका की अनुपस्थिति को नोट किया है। पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी परवेज आलम। यूरोपियन यूनियन ने इसे फंडरेजर का नाम दिया था। मकसद था कोरोना वायरस कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा करना, ताकि लेबोरेटरीज में नई जान डाली जा सके, दवाओं के नए ट्रायल्स हों, बेहतरीन वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाया जा सके और जिस कदर जल्दी हो एक ऐसी वैक्सीन तैयार की जा सके जो पूरी दुनिया में सबके काम आ सके। जाहिर सी बात है, इस काम के लिए रकम चाहिए और वो आज के इस आर्थिक तंगी के दौर में आसानी से नहीं मिलती। ईयू के हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स में ये टेली कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। गरीब अमीर बहुत से देशों ने इसमें हिस्सा लिया और फिर वक्त आया हाथ उठाने का कि कौन क्या दे रहा है। कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी इसमें मौजूद थे। रोमानिया जैसे गरीब यूरोपियन देश ने $2 लाख का चंदा दिया। कनाडा ने $850 मिलियन दिए। जापान, ऑस्ट्रेलिया भी पीछे नहीं रहे। सऊदी अरब, मैक्सिको की तरफ से भी चंदा दिया गया, लेकिन ईयू और नॉर्वे फंडरेजर में सबसे आगे निकल गए। $1 बिलियन यानी कि $1 अरब अकेले नॉर्वे ने दान में दिए। इतनी ही बड़ी रकम ईयू ने भी दी। देखते देखते $8 अरब का फंड इकट्ठा हो गया। जो टेलीविजन पर देख रहे थे उन्हें अमेरिका का ख्याल आया। जैसे कि शादी ब्याह में सब पूछते हैं कि किसने क्या दिया, लेकिन नजरें सबकी गड़ी होती हैं सबसे ज्यादा खाते पीते इंसान पर कि उसने क्या दिया। इसी तरह के सवाल उठे कि अमेरिका ने क्या दिया। पता चला अमेरिका ने तो यूरोपियन टेलीकॉन्फ्रेंस में हिस्सा ही नहीं लिया। इधर टेलीकॉन्फ्रेंस की तैयारी थी, उधर अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फॉक्स टेलीविजन नेटवर्क पर इंटरव्यू दे रहे थे। ना तो अमेरिका ने शिरकत की और ना ही एक धेला फंडरेजर में दिया। दिलचस्प बात यह है कि रूस भी गायब रहा। चीन के एम्बेसडर ने फंडरेजर में हिस्सा तो लिया, लेकिन किसी चंदे का ऐलान नहीं किया। अमेरिकन अधिकारियों ने अपनी सफाई में कहा है कि वो अपनी ही लेबोरेटरीज की रिसर्च की फंडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा दुनिया के और भी बहुत से ऐसे फंड्स हैं जिनमें उन्होंने अपनी तरफ से चंदा दिया है। यूरोपियन फंडरेजर में, और वो भी कोविड-19 के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एकजुट होकर दुनिया को पैगाम देने के आयोजन में अमेरिकन गैरहाजिरी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यूरोप में अब से नहीं, पिछले 2-3 सालों से राष्ट्रपति ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से कई बड़े देश नाराज हैं, लेकिन कह नहीं सकते। फिर ट्रंप ने एक मौके पर नहीं दर्जनों बार यूरोपियन नेतृत्व को मायूस किया है। प्रेक्षक हैरान है कि धीरे धीरे किस तरह अमेरिका अपनी ही दुनिया में सिमटता जा रहा है। अमेरिका पर सुपर पावर का टैग लगा है, लेकिन दुनिया को जिस सक्रिय नेतृत्व की अमेरिका से उम्मीद थी, और वो भी इस महासंकट के समय, वो नजर नहीं आती। प्रेस एजेंसी AFP के अनुसार EU अधिकारी अमेरिका की गैरहाजिरी से मायूस हुए हैं। एक ने कहा कि यूरोप ने दुनिया के साथ मिलकर कार्रवाई की, अमेरिका ने इनकार कर दिया। इस तरह अमेरिकन अपने को अलग थलग कर रहे हैं। EU अधिकारी के शब्द। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब तक कोविड-19 के खिलाफ एक साझा मंच बनाने में कोई भूमिका नहीं निभाई है। व्यक्तिगत स्तर पर ट्रंप परेशान नजर आते हैं। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। खुद अमेरिकन ट्रंप के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। उस पर उनका राष्ट्रपतीय चुनाव नजदीक आ रहा है। उनकी प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन थोड़ी बेहतर हालत में नजर आते हैं। हालांकि अभी नवंबर दूर है, लेकिन ट्रंप की एक नजर कोविड-19 के संकट पर काबू पाने में लगी है और दूसरी तरफ उन्हें नवंबर का इलेक्शन जीतना है। ऐसे में दुनिया को नेतृत्व प्रदान करने का ख्याल उनसे कोसों दूर है। जानकारी दे रहे थे परवेज आलम। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूं पूनम कौशल और अब सुनते हैं देश की बड़ी खबरें नेशनल राउंडअप में।
नेशनल राउंडअप के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। अर्धसैनिक बलों में कोरोना संक्रमण का प्रसार तेजी से हो रहा है। अब तक सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी में 255 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। लॉकडाउन के बीच इंडियन आर्मी ने 7 अलग अलग पदों पर भर्ती निकाली है। इस वैकेंसी के लिए 8वीं, 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 250 से ज्यादा वैकेंसी निकाली है। असिस्टेंट इंजीनियर के पदों के लिए कैंडिडेट 2 जून तक आवेदन कर सकते हैं। ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा, सभी हेल्थ वर्कर्स की जांच, आउटसोर्स नर्स को परमानेंट करने की मांग और पीपीई किट की क्वालिटी खराब होने के विरोध में धरने पर बैठ गए हैं। विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने की प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी। यात्रा से पहले मेडिकल जांच होगी और भारत आने पर 14 दिन क्वारंटीन करना होगा। आज सेंसेक्स 261 अंक लुढ़क कर 31,453 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 88 अंक की गिरावट के साथ 9,205 पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपए में 10 पैसे की तेजी रही और ये 75.63 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। खेल मंत्रालय ने लॉकडाउन को देखते हुए इस साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के दावेदारों से ईमेल के जरिए नामांकन भेजने को कहा है। मंत्रालय राजीव गांधी खेल रत्न सहित अन्य खेल पुरस्कारों के लिए चयन की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। 3 जून तक ईमेल के जरिए आवेदन भेजे जा सकते हैं। और अब बात करते हैं सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे इंस्टाग्राम ग्रुप बॉयज लॉकर रूम की। भारत में सोशल मीडिया यूज करने वालों की तादाद करोड़ों में है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लोग तरह तरह की पोस्ट शेयर करते हैं, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनमें कानूनी और सामाजिक मर्यादाएं तोड़ दी जाती हैं। ऐसा ही एक इंस्टाग्राम ग्रुप है बॉयज लॉकर रूम, जिसमें कुछ स्कूली छात्र शामिल हैं। इस ग्रुप में हो रही आपत्तिजनक अश्लील बातचीत के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। दिल्ली महिला आयोग की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और समूह में पोस्ट की गई सामग्री की जांच की जा रही है। इस ग्रुप के खिलाफ सोशल मीडिया पर ही जोरदार कैंपेन भी चल रहा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं अंजुम शर्मा। सोशल मीडिया सुरक्षित है या नहीं, ये हमेशा एक बहस का मुद्दा बना रहता है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने फिर से इस बार इस बहस को तेज कर दिया है कि आपका डेटा या फोटो कितनी सुरक्षित है। दरअसल इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप है बॉयज लॉकर रूम। इस ग्रुप को कुछ स्कूली छात्र चलाते हैं। दक्षिणी दिल्ली में रहने वाली एक छात्रा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी और बताया कि कैसे इस ग्रुप में लड़कियों की फोटो के साथ छेड़छाड़ की जाती है और आपत्तिजनक उन्हें बनाया जाता है। ग्रुप के कुछ चैट तेजी से वायरल भी हो रही है, जिसमें पता चला है कि ग्रुप में शारीरिक और यौन हिंसा की बात की जाती है। आरोप है कि चैट में गैंग रेप की भी बातें हो रही थीं। सोशल मीडिया पर इस ग्रुप के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा है। इस मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए दिल्ली महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया और इंस्टाग्राम को नोटिस जारी किया। साथ ही मामला सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया है। इस मुद्दे पर हमने बात की दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हमें सोशल मीडिया के द्वारा पता चला कि बॉयज लॉकर रूम नाम का एक पेज है इंस्टाग्राम पे, जिस लड़के जो कि खुद माइनर हैं वो लड़कियों की फोटोज सर्कुलेट कर रहे थे और उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा अभद्र टिप्पणी थी, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कमेंट्स थे और यहाँ तक कि वो गैंग रेप भी माइनर लड़कियों का प्लान कर रहे थे। तो ये बहुत ही ज्यादा चौंका देने और डराने वाली बात थी। दिल्ली महिला आयोग ने इस मामले के ऊपर दिल्ली पुलिस और इंस्टाग्राम दोनों को नोटिस इशू किया और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने अब एक एफआईआर दर्ज करी है, जिसमें मुझे बताया जा रहा है कि एक बच्चा अरेस्ट हुआ है और बाकी सारे लड़कों के साथ इस वक्त दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। मैं मानती हूँ कि वो लड़के छोटे हैं, 14 साल के भी हैं, 18 साल के भी हैं, शायद 19 साल के भी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने गलत नहीं किया, उन्होंने बहुत ही ज्यादा गलत करा है। सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि हमारी देश की जो पुलिस है उसे एक्शन में आना चाहिए। हमारी न्याय प्रणाली को इस तरीके के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेके एक कड़ा मैसेज देना चाहिए, जिससे कि लोगों में कुछ तो डर बैठे। तो सबसे पहला ये काम है। क्या आप स्कूल और माँ बाप को भी कुछ कहना चाहेंगे कि वो भी अपने बच्चों का ध्यान रखें इस सिलसिले में? मैं बिल्कुल मानती हूँ कि स्कूल्स को, पेरेंट्स को और स्पेशली बॉयज एंड गर्ल्स को बहुत ज्यादा इस वक्त सेंसिटाइज होने की जरूरत है। मैं उन बॉयज से स्पेशली बात करना चाहती हूँ। देखिए, आप
बहुत सारे ग्रुप्स में होते हैं। हो सकता है आप किसी ग्रुप में हैं, उसमें भी बॉयज लॉकर ग्रुप जैसी बेकार बातें हो रही हैं, अश्लील बातें हो रही हैं, अभद्र बातें हो रही हैं और कोई क्राइम की प्लानिंग हो रही है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप इस ग्रुप से तुरंत अपने आप को हटाएं और इस ग्रुप को रिपोर्ट करें। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है कि बॉयज को इस बात को समझने की जरूरत है, पेरेंट्स एंड स्कूल्स को मिलके बॉयज के साथ बात करने की जरूरत है, सो दैट दिस मैसेज गोज डाउन स्ट्रेट इनटू देयर हेड। एंड आई रियली कंग्रेचुलेट दोज गर्ल्स। वो लड़कियों ने बहुत हिम्मत दिखाई है, बच्चियां हैं फिर भी उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, इस बारे में उन्होंने बात रखी है अपनी, और मैं सबसे अपील करती हूँ कि उनको सपोर्ट करें। ये थी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल। इंस्टाग्राम के भारत में करीब 9 करोड़ यूजर्स हैं। देखना है कि इंस्टाग्राम इस पर अब क्या जवाब देता है, लेकिन साइबर एक्सपर्ट मानते हैं कि इसमें गलती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी है। आखिर इंस्टाग्राम की नजर इन पोस्ट पर कैसे नहीं गई। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि भारत में साइबर कानूनों को सख्त किए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जानकारी दे रहे थे अंजुम शर्मा। अब बढ़ते हैं आगे। लॉकडाउन का तीसरा फेज सोमवार से शुरू हुआ और जोन के हिसाब से कुछ छूट भी दी गई, लेकिन आज दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा दिया है। इसके बाद दिल्ली में अब पेट्रोल 1 रुपये 67 पैसे और डीजल 7 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। कोरोना वायरस की वजह से सरकार के राजस्व पर काफी गहरा असर पड़ा है और अर्थव्यवस्था की हालत तो पहले से ही खराब है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ा देने का अर्थ क्या है? आने वाले दिनों में कोरोना से हुए नुकसान का बिल क्या सरकारें जनता के नाम फाड़ेंगी? यही पूछा हमारे सहयोगी ऋतुराज ने फाइनेंशियल एक्सपर्ट और इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी से। संभावना पहले से थी कि जैसे ही लॉकडाउन खुलना शुरू होगा, राज्य सरकारें अपने खजानों की तरफ देखना शुरू करेंगी। लॉकडाउन में जो कि अभी जारी है और कई सारे प्रमुख औद्योगिक केंद्र और बड़े शहर लॉकडाउन के अंदर हैं, जिसका असर केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व पर, उनकी कमाई पर बुरी तरह पड़ा है। पिछले 50 सालों में इनके बजटों ने इतना खराब वक्त कभी नहीं देखा जो जिस वक्त से इस समय केंद्र और राज्य सरकारें जूझ रही हैं, और उनके पास राजस्व के स्रोत भी सीमित हैं। इसलिए इस बात की पूरी संभावना थी कि वो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वे उन स्रोतों की तरफ बढ़ेंगी जहां से आसानी से राजस्व जुटाया जा सकता है। इसमें एक काम शराब की दुकानें खोलने को लेकर हुआ, जिसको लेकर तरह तरह के विवाद चारों तरफ उठ रहे हैं, और दूसरा जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी है, या पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाया जाना है। ये दो ही चीजें ऐसी हैं जो जीएसटी के दायरे से बाहर है। इसके अलावा 2-3 और अलग अलग स्रोत हैं टैक्सेस के जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। जीएसटी आने के बाद राज्य सरकारों के पास से राजस्व जुटाने की जो संभावनाएं हैं या जो विकल्प हैं वे बेहद सीमित हो चुके हैं। अब वे सिर्फ पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाकर, लिकर पर टैक्स बढ़ाकर, जैसा कि कल दिल्ली ने किया और आज आंध्र प्रदेश ने 75% टैक्स बढ़ा दिया, इसे बढ़ाकर, या फिर भूमि के रजिस्ट्रेशन के शुल्क बढ़ाकर, वाहन के पंजीकरण के शुल्क बढ़ाकर इसी से अपने रेवेन्यू निकाल सकती हैं। उसमें पेट्रोल डीजल सबसे आसान है। अब जबकि पेट्रोल डीजल की मांग शुरू हो रही है, धीमे धीमे गाड़ियां सड़कों पर निकलना शुरू कर रही हैं, ट्रकों ने चलना शुरू कर दिया है, तो ये मौका है जब सरकारें वापस लौट कर वहां पहुंच जाएं जहां से वो टैक्स ला सकें। और इसका असर, उसका मतलब ये है कि कोरोना से जो लोग परेशान हुए थे, जिनकी नौकरियां गई थी, जिनके राजस्व गए थे उन्हें फिलहाल अभी कोई राहत पैकेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी जेबों से बड़ा पैसा पेट्रोल डीजल के टैक्स के नाम पर जाएगा। दिल्ली ने इसकी शुरुआत की है, आने वाले समय में कई और राज्य सरकारें ऐसा करेंगी। ऐसा किए बिना उनके सामने कोई रास्ता नहीं है। नुकसान तो केंद्र का भी हुआ है, वहां भी कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही है आने वाले कुछ समय तक, तो वहां पे टैक्स के स्तर पे भी आने वाले समय में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार को भी राजस्व जुटाने के लिए टैक्स लगाने पड़ेंगे। देखिए, केंद्र सरकार ने शुरुआत की थी खर्चे कम करने से, कर्मचारियों का डीए रोका गया था, कुछ वरिष्ठ पदों पर चयनित लोगों की तनख्वाहें रोकी गई थी, जो पैसा एमपीलेट्स फंड्स में जाता था उसे रोका गया था। अंदर खाने केंद्र सरकार ने अपने खर्चों में कटौती करनी शुरू की है। चुनिंदा विभागों को या मंत्रालयों को आगे रखकर उन्हीं को पैसा दिया गया है, बाकी चीजों में जो खर्च है उसको कम किया जा रहा है। इसके बाद अब अगला चरण टैक्सेशन का होगा। स्वाभाविक सी बात है, जब अर्थव्यवस्था बंद है तो उस पर टैक्स लगाकर, टैक्स बढ़ाकर कुछ होने वाला नहीं है। जब अर्थव्यवस्था में गतिविधियां शुरू होंगी, उत्पादन शुरू होगा, तब उसके बाद टैक्स बढ़ाए जाने की संभावना है। जीएसटी का आंकड़ा जो आने वाला था वो सरकार ने रोक ही दिया, इस बार जारी नहीं किया।
ऐसा पता चल रहा है कि जीएसटी के संग्रह में इस साल मार्च और अप्रैल के महीने में करीब करीब 60 से 70 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। स्वाभाविक सी बात है कि जब सब कुछ बंद है, कुछ बिक नहीं रहा है, तो सरकार के पास टैक्स कैसे जाएगा। इस समय की जब देश में एक बड़े पैकेज की मांग की जा रही है, जिसको कि 10 लाख करोड़ तक का होने की बात अपेक्षा की जा रही है, उतना देने की परिस्थिति सरकार के पास तो नहीं है। अभी स्थिति यह है कि केंद्र सरकार के पास अगले 6 महीने से साल भर के संसाधनों का टोटा है, क्योंकि बाजार से कर्ज लेने की भी अपनी एक सीमा है। और जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कह रही हैं कि कर्ज बढ़ता चला गया तो भारत की साख गिरेगी, तो अब सरकार घाटे को एक सीमा से अधिक बढ़ा नहीं सकती। ऐसी परिस्थिति में आने वाले समय में टैक्स बढ़ेंगे, टैक्स आएंगे, नए सेस आएंगे, कोविड के नाम पर नई वसूली की जाएगी। इसके अलावा और भारत की मौजूदा वित्तीय परिस्थिति में कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा है। शुक्रिया अंशुमान तिवारी। और अब बात बाजार की। देश में लागू लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया है कि देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 27.1% पर पहुंच गई है। शुरुआत में असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की नौकरी गई है, लेकिन अब धीरे धीरे संगठित और सुरक्षित नौकरी वालों की जॉब पर भी संकट के बादल छाने लगे हैं। रिपोर्ट के अनुसार अगर हालात नहीं सुधरे तो बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं कारोबार के दूसरे दिन बाजार एक बार फिर गिरावट के साथ बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 261.84 अंक नीचे और निफ्टी 87.90 पॉइंट नीचे पर बंद हुआ। अधिक जानकारी के साथ इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एसोसिएट एडिटर शुभम शंकरधर। भारतीय शेयर बाजार के लिए आज एक और सत्र बिकवाली वाला हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही करीब 1% कह सकते हैं। सेंसेक्स 261 पॉइंट टूटकर 31,453 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी जो है वो करीब 0.95% या कह लीजिए 87 अंक टूटकर 9205 के स्तर पे आ गया। 9200 के स्तर पर निफ्टी ने होल्ड जरूर किया है, लेकिन 10,000 के हिसाब से अगर आप देखें तो ऊपर से करीब 800 पॉइंट निफ्टी एक बार फिर से टूट चुका है। आज के सत्र की एक खास बात ये रही कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से नकारात्मक संकेत मिल रहे थे सुबह एशियाई बाजारों से जापान, लेकिन दोपहर के सत्र में जब यूरोपीय बाजार खुले तो बढ़त के साथ खुले। यूरोपीय बाजार में आज हमने देखा 1.5% से ज्यादा की तेजी देखी गई, लेकिन इसका भारतीय बाजारों पर कोई असर नहीं दिखा। भारतीय बाजार दूसरे सेकंड हाफ में, जिसे कहते हैं लंच के बाद, वहां बिकवाली हावी दिखी और वो नीचे ही बंद हुए, 1% करीब आसपास की गिरावट के साथ बंद हुए। जबकि एशियाई बाजार सुबह जब थे वो गिरावट के साथ थे। जापान का निक्केई इंडेक्स करीब 3% की गिरावट के साथ, कोस्पी करीब 2.25% की गिरावट के साथ। हालांकि हैंगसेंग और संघाई में तेजी देखने को मिली। तो इन मिले जुले संकेतों के बीच भारतीय बाजार खुले और यूरोपीय बाजार में तेजी के बाद भी भारतीय बाजारों में वहां तेजी नहीं दिखी, वो वहां संभलते नहीं दिखे और वहां बिकवाली हावी दिखी। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि कल शाम को जब FIIs और DIIs के नंबर आए थे तो जनरली ऐसा होता है कि अगर FIIs बिकवाली करते हैं तो DIIs खरीदार होते हैं, और DIIs अगर बिकवाली करते हैं तो FIIs कहीं ना कहीं हम लोग खरीदार देखते हैं। लेकिन कल एक ऐसा सत्र था जब जहां FIIs और DIIs दोनों ने 1000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली शेयर बाजार में की थी, जो कल की गिरावट की बड़ी वजह भी बनी थी। और आज का बाजार भी देखकर ऐसा लगता है कि जिस तरह से मुनाफा वसूली हुई है, आज एक बार फिर FIIs खरीदार दिखेंगे। सेक्टर्स की बात करें तो आज बाजार के सभी सेक्टर्स में गिरावट थी, मतलब बैंक, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, IT, FMCG, मेटल, फार्मा, प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक सभी टूटे हुए थे। कल का सत्र एक बार फिर एक अहम सत्र होगा, क्योंकि बाजार में FIIs और DIIs का आज का रुख पता चलेगा, उसके बाद कल के स्ट्रेटजी बनाएंगे। लेकिन ओवरऑल टोन अगर आप देखेंगे बाजार की तो अभी नकारात्मक ही बनी हुई है। जानकारी दे रहे थे शुभम शंकरधर। और अब सुनते हैं दुनिया की बड़ी खबरें इंटरनेशनल राउंडअप में। इंटरनेशनल राउंडअप के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,85,000 से अधिक हो गई है। 2,51,000 से ज्यादा लोगों ने इस महामारी में अब तक दम तोड़ दिया है। कोरोना से बुरी तरह प्रभावित अमेरिका में आने वाले समय में स्थिति और बिगड़ सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार जून में हर दिन 2 लाख नए मामले सामने आ सकते हैं। 1 जून तक कोरोना से प्रतिदिन 3,000 लोगों की मौत हो सकती है। फिलहाल औसतन प्रतिदिन 1,750 लोगों की अमेरिका में जान जा रही है। कोरोना संकट के बीच जापान ने लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा है कि कोरोना के साथ जीना समय की जरूरत है। इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च ने कोरोना वायरस की एंटीबॉडी विकसित करने में सफलता हासिल कर ली है।
इजराइल के रक्षा मंत्री नफताली बेनेट ने बताया कि वैक्सीन के विकास का स्टेज पूरा हो चुका है। अब इसके पेटेंट और बड़े पैमाने पर उत्पादन की तैयारी शुरू हो चुकी है। कोरोना संकट के बीच सऊदी अरब में आने वाले समय में लोगों का जीवन मुश्किल होने वाला है। सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने श्रम कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इन बदलावों के बाद एम्प्लॉयर अपने कर्मचारियों की सैलरी में अगले 6 महीने के लिए 40% तक की कटौती कर सकते हैं। नए नियमों के तहत कोरोना वायरस की महामारी के 6 महीने बाद कंपनियों को एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट को भी रद्द करने का हक होगा। सऊदी अरब में 26 लाख भारतीय रहते हैं और इस फैसले का उन पर भी बेहद बुरा असर पड़ेगा। और अब वक्त है आज के ज्ञान ध्यान का। ज्ञान ध्यान। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आज का ज्ञान ध्यान लेकर आपके साथ हूं मैं अखिल मित्तल। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी एंटीबॉडी पहचाने जाने की जो शायद इस कोरोना या कोविड-19 नाम के दानवी संक्रमण से दुनिया को निजात दिला पाए। ये वायरस प्राकृतिक है या किसी प्रयोगशाला में इंसानी प्रयोग की देन, इस पर तो अलग बहस चल रही है। पर जो भी हो, फिलहाल तो इसने सबकी नाक में दम कर रखा है। पर इंसान भी भला कब हार मानने वाला है। दुनिया भर में 100 से अधिक अनुसंधान दल टीके की खोज में जुटे हैं। इसमें से करीब 1 दर्जन की इंसानों पर आजमाइश शुरू हो चुकी है या होने वाली है। अब तक कोई नहीं कह सकता कि ये टीका कब तक बनेगा, कितना सुरक्षित होगा। पर इस बीच एक खबर ये आई है कि कुछ वैज्ञानिकों ने एक ऐसी एंटीबॉडी की पहचान कर ली है जो इस वायरस को इंसान के शरीर के भीतर ही निकल जाएगी या कम से कम इतना कमजोर कर देगी कि ये बेदम हो जाए। तो पहले जरा ये समझ लें कि ये एंटीबॉडीज हैं क्या। विज्ञान ने इसे इम्यूनोग्लोब्यूलिन नाम दिया हुआ है। असल में यह हमारे शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता या इम्यून सिस्टम का पैदा किया हुआ एक प्रोटीन सुरक्षा कवच है। ये तो हम जान चुके हैं कि वायरस जो भी हो, उसकी बाहरी परत किसी न किसी प्रोटीन से बनी होती है और कोविड-19 की कंटीली चिकनाई युक्त प्रोटीन परत से बचने के लिए ही फिलहाल बार बार साबुन से हाथ धोने की हिदायत दी जा रही है। एंटीबॉडी शरीर में बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल नाम की खास श्वेत रक्त कोशिकाओं से बनती हैं और कोई भी बाहरी रोगाणु या वायरस शरीर में आते ही उसे पहचान कर उससे चिपक कर उसका खात्मा कर देती हैं। नीदरलैंड्स के यूट्रिच विश्वविद्यालय के अनुसंधान करने वालों ने 47D11 नाम की एक ऐसी एंटीबॉडी की पहचान का दावा किया है जो नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोक सकती है। कोविड-19 नाम के इस संक्रमण को पैदा करने वाले वायरस का विज्ञान का नाम SARS-CoV-2 है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये 47D11 एंटीबॉडी इस जानलेवा वायरस के उस बदनाम स्पाइक प्रोटीन पर हमला करती है जो मानव कोशिकाओं से चिपककर उन्हें नष्ट करता है। यूरोप के इस अनुसंधान दल ने एक प्रयोगशाला में चूहे के शरीर से ली गई कोशिकाओं में सार्स और मर्स सहित कोरोना वायरस के विभिन्न रूपों के विविध स्पाइक प्रोटीन के इंजेक्शन लगाए। फिर उन कोशिकाओं में बनी 51 ऐसी एंटीबॉडीज अलग कर ली जो स्पाइक प्रोटीन पर धावा बोलती हैं। उन्हीं में से एक 47D11 SARS-CoV-1 वायरस के संक्रमण को रोक सकती है। इस अनुसंधान दल के एक सदस्य प्रोफेसर बॉश का कहना है कि उन्होंने 2003 में उभरे SARS-CoV वायरस को निशाना बनाने वाली एंटीबॉडीज पर हुए अनुसंधान को ही आगे बढ़ाया। माना जाता है कि 2003 में सार्स संक्रमण पैदा करने वाला कोरोना वायरस और आज का कोविड-19 वायरस एक ही परिवार के हैं और चूंकि ये 47D11 एंटीबॉडी SARS-CoV को नष्ट करने में कामयाब रही थी, इसलिए जरूर SARS-CoV-2 के संक्रमण को भी बेअसर कर सकती है। हालांकि अभी इस पर कुछ प्रश्न चिन्ह भी हैं। एक तो इस एंटीबॉडी को सार्स और मर्स पैदा करने वाले कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन से संक्रमित चूहे की कोशिकाओं में परखा गया, SARS-CoV-2 से संक्रमित कोशिकाओं पर नहीं। दूसरे, यह अनुसंधान चूहे के शरीर से ली गई कोशिकाओं पर किया गया, जीवित प्राणी के शरीर के भीतर नहीं।
किंग्स कॉलेज लंदन में औषधि विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर पेनी वॉर्ड के अनुसार जब तक परीक्षण किसी जीवित प्राणी के शरीर में नहीं किए जाते तब तक ये नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि ऐसा कोई प्रयोग मानव शरीर में कारगर होगा। उधर इस्राएल के रक्षा मंत्री ने भी वहां की बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में कोविड-19 की एंटीबॉडीज विकसित किए जाने का दावा किया है। उनका कहना है कि इस प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने इस एंटीबॉडी को पूरी तरह विकसित कर लिया है। अब इसे पेटेंट कराने और इलाज के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रक्रिया चल रही है। अभी ये नहीं बताया गया है कि इस एंटीबॉडी का इंसानों पर परीक्षण होगा या नहीं। इन प्रयोगों और अनुसंधानों के नतीजे कितने ही दूर और अनिश्चित हों, फिर भी ये उम्मीद तो दिलाते हैं कि एक न एक दिन इंसान अपनी जिजीविषा के दम पर इस वायरस पर विजय पा ही लेगा। सुबह की महकती चाय की प्याली के साथ अपने पूरे दिन पर नजर रखिए हमारे साथ। ताजा ताजा देश विदेश की खबरें, रिपोर्टें, इंटरव्यूज, बाजार का हाल, खेल की दुनिया और सबसे दिलचस्प बात ये कि भारत और दुनिया के सभी बड़े अखबारों की समीक्षा हर सुबह 7 बजे से। आज का दिन पता वही aajtak.in/radio। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां, सुनता है सारा जहां। आज यानी कि 5 मई को महान विचारक कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। साल 1818 में एक यहूदी परिवार में जन्मे मार्क्स का पूरा नाम कार्ल हाइनरिख मार्क्स था। उनकी 2 कृतियों कम्युनिस्ट घोषणा पत्र और दास कैपिटल ने एक समय दुनिया के कई देशों के करोड़ों लोगों को राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभावित किया था। मार्क्स ने कहा था कि मंदी का बार बार आना तय है और इसके लिए पूंजीवाद जिम्मेदार है। मार्क्स ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मजदूरों में एकता स्थापित करने के लिए नारा दिया था, दुनिया के मजदूरों एक हो। एक समय पूरे विश्व को प्रभावित करने वाले मार्क्स के विचार आज भी बहस के केंद्र में रहते हैं। नामी गिरामी में आज अंजुम शर्मा बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स की। 5 मई 1818 ये तारीख उस व्यक्ति के जन्म की है जिसने दुनिया के मजदूरों को एक होने का आह्वान किया, जिसने बताया कि परिवर्तन के लिए सार्थक हस्तक्षेप करना आवश्यक है और जिसने सिखाया कि जीवन अकर्मक नहीं सकर्मक क्रियाओं का नाम है। उस व्यक्ति का नाम है कार्ल मार्क्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूं अंजुम शर्मा और आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट आंदोलन की नींव रखने वाला वो विद्वान जिसने परिवर्तन की प्रक्रिया को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ये मार्क्स के विचारों की ताकत है कि दर्शन, इतिहास, अर्थशास्त्र, साहित्य, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र यानी अध्ययन की कोई इकाई मार्क्स के संदर्भ के बिना पूरी नहीं होती। मार्क्स का दखल जीवन के हर क्षेत्र में था। उन्होंने सवाल उठाया कि इंसान चाहते हुए भी अपनी पसंद के समाज का निर्माण क्यों नहीं कर पाता। दुनिया की बेहतरी के लिए उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से समाज की व्याख्या की। मार्क्स केवल 65 वर्ष तक जीवित रहे। उनकी बहुत सी रचनाएं उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुईं। ऐतिहासिक भौतिकवाद का प्रवर्तन करने वाली उनकी रचना जर्मन आइडियोलॉजी भी मार्क्स के निधन के बाद प्रकाशित हुई थी। एक व्यक्ति के तौर पर कार्ल मार्क्स को देखें तो बच्चों को लेकर वो काफी संवेदनशील थे। वर्ष 1848 में अपने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में उन्होंने बाल श्रम प्रतिबंध का जिक्र करते हुए बच्चों को निजी स्कूल में मुफ्त शिक्षा देने की बात कही थी। इसी प्रकार मार्क्स का कहना था कि अपनी जिंदगी पर केवल आपका और केवल आपका ही अधिकार होना चाहिए, क्योंकि आजाद व्यक्ति के भीतर ही सृजनात्मक क्षमताएं विकसित होती हैं। मार्क्स का अधिकांश जीवन किताबों के बीच गुजरा। यूं तो कार्ल मार्क्स ने काफी कुछ लिखा, लेकिन उनकी 2 कृतियों कम्युनिस्ट घोषणा पत्र और दास कैपिटल ने वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला। आज हम जिस बराबरी के समाज की बात करते हैं वो मार्क्सवाद का मूल सिद्धांत रहा है। मार्क्सवाद के मूल सिद्धांत पुस्तक के लेखक अशोक कुमार पांडेय का कहना है
कि अपने प्रचंड प्रभाव के बावजूद पूंजीवाद जो एक चीज नहीं दे सकता है वो है समानता। मार्क्स की कब्र पर लिखे वाक्य को वो याद करते हैं। कार्ल मार्क्स की कब्र पर एक वाक्य लिखा है कि अब तक के दार्शनिकों ने दुनिया की विवेचना की है, सवाल दुनिया को बदलने का है। और दुनिया को बदलने के इस क्रम में उन्होंने जो अपना दर्शन विकसित किया, जिस दर्शन की कोख से इतिहास भी निकला, आर्थिक सिद्धांत भी निकले, उस दर्शन का केंद्रीय बिंदु है बराबरी। मानव सभ्यता के इतिहास में पहली बार उन्होंने एक ऐसा दर्शन दिया जो मनुष्य और मनुष्य की बराबरी, शारीरिक और मानसिक श्रम की बराबरी और हर तरह के शोषण से मुक्ति का संदेश देता था। मार्क्स के इन विचारों का जितना असर दुनिया भर पे पड़ा है उतना किसी और दार्शनिक के विचारों का नहीं पड़ा है। अशोक कुमार पांडे। इतने बड़े स्तर पर यदि किसी के विचार जिंदगी बदलते हैं या बदलने का आह्वान करते हैं तो आलोचना उसका पीछा न करे, संभव नहीं है। विचारकों का एक धड़ा ऐसा भी है जो मार्क्स के विचारों से घोर असहमति रखता है, उन्हें अप्रासंगिक करार देता है। आलोचक मानते हैं कि मार्क्स के व्यक्तित्व और उनके विचारों को उनके अनुयायी बिना गुण दोष तौले रोमांटिसाइज होकर देखते हैं। मार्क्सवाद का अर्धसत्य पुस्तक के लेखक अनंत विजय कहते हैं कि मार्क्स अपने समय की चिंताओं को समझने में पूरी तरह नाकाम रहे। अगर हम देखें कि मार्क्सवाद या मार्क्स के यहाँ पर्यावरण की कोई चिंता नहीं दिखाई देती है। ये एक बड़ी विडंबना कही जाएगी कि जिस वक्त मार्क्स और मार्क्सवाद का उदय हो रहा था उस समय औद्योगिकरण का भी दौर चल रहा था। अगर उस लिहाज से भी देखें तो ये एक ऐसा विचारक था जो अपने समय के आसन्न खतरे को पहचानने में नाकाम रहा। पूरी मार्क्सवादी विचारधारा में अगर आप देखें तो कहीं भी आपको पर्यावरण की चिंता नहीं दिखाई देती है। इस तरह के कई प्रसंग हो सकते हैं भी। ये थे अनंत विजय। कहते हैं मार्क्स जब युवा थे तो हिगेलियन आंदोलन के प्रभाव में रहे, ठीक वैसे जैसे आज युवाओं का एक बड़ा हिस्सा मार्क्स के प्रभाव में रहता है। कार्ल मार्क्स जिस परिवर्तन की ओर बार बार इशारा करते हैं वो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही रूपों में जीवन के प्रति नजरिया बदलने के लक्ष्य से प्रेरित है। कार्ल मार्क्स का कहना था कि जब आपको अपने मन का काम करने को मिलता है तभी आपका काम आपको खुशी देता है। पिछली 2 सदियों में कई देशों की दिशा और दशा बदली। तमाम तरह के भेदभाव खत्म करने वाले कानून बने, जिन्हें अधिकार हासिल नहीं थे उन्हें हासिल हुए। इन सब के पीछे जो शक्ति काम कर रही थी वो थी संगठित विरोध की शक्ति। ये संगठित विरोध ही समझौताहीन क्रांति का आधार है। मार्क्स की आलोचना हो सकती है, होती है। नए विचारों के लिए वाद प्रतिवाद संवाद जरूरी भी है, लेकिन जिस एक बात पर हम सबकी सहमति होगी वो है अन्याय, गैर बराबरी और शोषण का खात्मा। और यही तो कार्ल मार्क्स के विचारों का सार भी है। हमारा विशेष सेगमेंट नामी गिरामी सुन रहे थे आप, जिसमें अंजुम शर्मा बात कर रहे थे कार्ल मार्क्स की। और अब वक्त है आज के फैक्ट चेक का। फैक्ट चेक। नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण, एडिटर फैक्ट चेक इंडिया टुडे ग्रुप। आपने भी ऐसी तस्वीरें खूब देखी होंगी जिसमें यह दिखाया गया था कि लॉकडाउन की वजह से लाखों प्रवासी मजदूरों को, जो कि अलग अलग इलाकों में जहां वो काम करते हैं वहां पर फंस गए थे, और उसके बाद अपने घरों को लौटने के लिए उन्हें कई बार सैकड़ों किलोमीटर चलना पड़ा। प्रवासी मजदूरों के इस तकलीफ की, उनके इस जो दिक्कत उनको झेलनी पड़ी अचानक लॉकडाउन की वजह से, इसके बारे में मीडिया में खूब लिखा गया। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इसके बारे में काफ़ी चर्चा की और ऐसी बहुत सारी तस्वीरें भी लोगों ने शेयर की सोशल मीडिया पर, जिसमें यह दिखाया गया था कि किस तरह से कोई साधन नहीं होने की वजह से, कोई गाड़ी, बस या ट्रेन उपलब्ध नहीं होने की वजह से इन प्रवासी मजदूरों को मजबूरी में अपने बच्चों को अपने सामान के साथ पैदल चलकर घर जाना पड़ा, और इस कई मजदूरों को तो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ी। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन इस बीच कुछ ऐसी भी तस्वीरें शेयर हो रही हैं सोशल मीडिया पर जिसको देखकर हैरानी होती है कि क्या सचमुच ऐसा हुआ। ऐसी ही एक तस्वीर आजकल खूब लोग शेयर कर रहे हैं। तस्वीर में दिखता है कि 3 मजदूर सड़क पर, एक हाईवे जैसी सड़क पर पैदल चले जा रहे हैं।
उसमें से एक ने अपने चेहरे पर मास्क भी लगा रखा है। दिखता है कि उन्होंने सिर पर सामान रखा हुआ है। एक महिला है जिसके कंधों पर एक छोटा बच्ची भी बैठी हुई है और ये दिखता है कि ऊपर एक हेलीकॉप्टर इनके ऊपर फूलों की बारिश कर रहा है। क्या सचमुच ऐसा हुआ? किस जगह पे हुआ? ये जानने के लिए लोग बहुत उत्सुक हैं और बहुत से लोगों को ये भी लगता भी है कि पता नहीं ये सच है या नहीं है, लेकिन तमाम लोगों ने इसको शेयर किया। कई लोगों ने इसको कहा कि ऐसी तस्वीर बार बार देखने को नहीं मिलती। जैसे किसी ने फेसबुक पर इसको, स्क्रीन राइटर मयूर पुरी ने इस तस्वीर को शेयर किया था और उसके बाद उस तस्वीर के साथ लिखा था, कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। इस तस्वीर की कीमत लाखों में है। मुझे पता नहीं कि किसने इस तस्वीर को खींचा, लेकिन उनका कहना है कि ऐसी फोटो जिस फोटोग्राफर ने कैप्चर की वो पुरस्कार का हकदार है। इतिहास इसी तरह की तस्वीरों से बना है। वाकई अगर आप तस्वीर को पहली नज़र में देखें तो तस्वीर बहुत इंप्रेसिव लगती है। देखकर ऐसा लगता है कि बहुत ही शानदार तस्वीर है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इन तमाम बातों के साथ साथ असली बात यह है कि ये जो तस्वीर है ये फर्जी तस्वीर है। दरअसल ये तस्वीर 2 अलग अलग तस्वीरों को जोड़कर बनाया गया है। ये बात तो आपको मालूम होगी कि 3 मई को वायुसेना ने, सेना ने कुछ जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, वो लोग जो कि कोरोना वायरस से लड़ने में देश की मदद कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए फूल की बारिश की थी। उनके सम्मान में आसमान से फूल बरसाए थे, जिसकी काफ़ी कवरेज भी हुई थी। आपने मीडिया पर देखा होगा कि ऐसी तस्वीरें मीडिया पर काफ़ी आई थी। और भारतीय सेना ने जो फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, कोरोना वायरस के फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए जो फूलों की बरसात की थी हेलीकॉप्टर से, उसके बाद ऐसी तस्वीरें शेयर होने लग गई। लेकिन इन तस्वीरों की असलियत ये है कि ये 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। इसमें से एक तस्वीर तो ऐसी है जिसका लॉकडाउन से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल जो मजदूरों की तस्वीर आपको दिखती है, अगर आप इस फोटो में देखें तो मजदूरों की तस्वीर इसी साल की है, मार्च की है, लॉकडाउन के दौरान की है। जैसा कि दिखता है कि इसमें एक महिला मास्क भी बांधे हुए है। ये तस्वीर जब हमने पता किया तो पता चला कि ये फरीदाबाद की तस्वीर है। दिल्ली के पास जो फरीदाबाद है वहाँ की तस्वीर है। मार्च के महीने में ली गई थी और गेटी इमेजेस पर प्रवासी मजदूरों के नाम से ये तस्वीर जो है वो मौजूद है। जहाँ तक हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने का सवाल है, हेलीकॉप्टर जो फूल बरसाता हुआ है, इसको जब हमने पता किया तो हमें काफ़ी खोजबीन के बाद ये पता चला कि ये तस्वीर 26 जनवरी 2018 को गुवाहाटी में ली गई थी। वहाँ पर हेलीकॉप्टर से फूल की बारिश की गई थी। गणतंत्र दिवस समारोह की ये तस्वीर है। 2 साल पुरानी तस्वीर है और इन 2 अलग अलग तस्वीरों को जोड़ करके, यानी 26 जनवरी 2018 की गुवाहाटी में हेलीकॉप्टर की तस्वीर और फरीदाबाद के मजदूरों की जो तस्वीर है जो मार्च में ली हुई है, इन तस्वीरों को जोड़ करके ये मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है। आप इस कहानी पर बिल्कुल यकीन ना करें। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य खबरों के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज बताया कि अब नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होगी। जेईई मेंस की परीक्षा 18 से 23 जुलाई के बीच होगी और जेईई एडवांस की परीक्षा अब अगस्त में होगी। उन्होंने कहा कि सीबीएसई की परीक्षाओं के बारे में 1-2 दिन में ही कोई फैसला लिया जाएगा। भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 46,400 को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,900 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 1,568 लोगों की जान गई है। देश में कोरोना वायरस से सबसे बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र ने मार्च 2021 तक विकास कार्यों पर होने वाले खर्च पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने विकास योजनाओं के खर्च में 67% कटौती की है। अभी कोई नई भर्तियां नहीं होंगी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने तबलीगी जमात से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वे दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज से निकलकर नोएडा के बेगमपुर गांव में रह रहे थे। कोरोना संकट के दौरान आर्थिक तंगी से जूझ रहे राज्यों को राजस्व बटोरने में शराब की बिक्री मददगार साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश में कल 100 करोड़ से ज्यादा की शराब बिकी। कर्नाटक में सरकार को 45 करोड़ का राजस्व मिला। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना महामारी से निपटने के उपायों और मौजूदा स्थिति पर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कल बात करेंगी।
और इसी के साथ आज के दिन भर में बस इतना ही। लॉकडाउन में बीते इन 40 दिनों में हमारी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया है। कई तौर तरीके पुराने हो गए हैं, नई आदतें हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रही हैं। एक सबसे बड़ी बात जो हमने सीखी है वो है किसी भी हालत में खुश रहना, और शायद यही सबसे जरूरी काम है। हालात जैसे भी हों, खुश रहिए और अपनों को खुश रखिए। हम यानी कि आज तक रेडियो तो आपके साथ है ही। देश और दुनिया की खबरें सीधी सरल भाषा में जानने के लिए आप हमें सुनते रहिए। अब हम आजतक.com के अलावा गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाइड और जियो सावन जैसे ऑडियो प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है? आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल कर बता सकते हैं। हम आपके ईमेल का इंतजार करेंगे। फिलहाल मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।